दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले एक शख्स है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। वो खुद कह रहा है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मुझे तवक्को ही नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त सैलाब उमड़ आएगा। जब अमल का रद्द-अमल हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ और जब मुसलमानों के ख़ेमे में ये बात पहुँची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इस गुस्ताखी से लिया जा रहा है और रामगिरी कोई शख्स है जिसने ये गुस्ताखी की है, तो मुसलमानों का सैलाब पूरे मुल्क से उमड़ता हुआ बम्बई जा पहुँचा, जिसमें एआईएमआईएम के प्रवक्ता और वहाँ के एक नेता जिनका नाम इम्तियाज़ जलील है, ये वहाँ पहुँचे। इनकी सरकर्दगी में, इनके नेतृत्व में ये रैली पहुँची है और एक हंगामा बर्पा हो गया। बहरहाल जब एमआईएम के जो सदर हैं उनसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रिपोर्टर ने पूछा इम्तियाज़ जलील के बारे में और उनकी रैली के बारे में, तो इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनने के लायक है। आपसे दरख्वास्त है कि पूरी की पूरी वीडियो तसल्ली से सुनें, तवज्जो से सुनें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे ऐसे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचा करें। अरे बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया। बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग डिसाइड कर लो। आप बैठ जाइए, आपको अपने क्या उनको डिसाइड कर, आप कहीं बीच में आप ठहरो ना। सवाल है कि निशिकांत दुबे एमपी है जिन्होंने जेपीसी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने लेटर लिखा है जेपीसी के चेयरमैन को, कहा है कि 125 करोड़ जो ईमेल आए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, इसके ज्योग्राफिकल ओरिजिनलिटी पे जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे विदेशी ताकत या जाकिर नाइक जैसे लोग शामिल हो सकते हैं कि 125 करोड़ जो जेपीसी को सुनिए, मैंने इनिशियल रिमार्क्स में अपने कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है, जो भी निर्णय होगा, वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते। वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर्स डिसाइड करेंगे। वो लिखे हैं तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, इन तमाम कमेटीज में जो भी अंदर जो होता है वो हम नहीं बोल सकते। आप मेरे को चाह रहे हैं कि कोई लेटर लिखा चेयरमैन को, वो कमेटी का हिस्सा हो गया। अभी हम उसको कमेटी में बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेटी का चेयरमैन तय करेगा, हम तय करेंगे। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के जो मालिक है, मैनेजर है, उसका नाम लिखने कहा है, कल ऑर्डर आया है, क्या कहेंगे? एक ऑर्डर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब ये जो ऑर्डर निकाले हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी उस पर कोई मैं रिएक्शन दे पाऊंगा। तो सुनिए, अभी देखिए, नहीं अच्छा आप पूछ लीजिए, आप वहाँ आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड जो रहे अभी तक का जो वक्फ बोर्ड बना, ट्रिब्यूनल बना, उसके रहते हुए सिर्फ बिजनेस में, सिर्फ बिल्डर लोग ने जो है पैसे कमाए, ना ही कि एक आम मुसलमान को कोई फायदा हुआ वो वक्फ की जमीनों से। अंबानी एक जो जिस पे एक नोटिस आएगी, जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा घर बना चुका है, उस पर आपका क्या कहना? आप लोगों को गलत फहमी है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से या जो मुतवल्लियों से पीपल एट अवामुन्नास को एट लार्ज पब्लिक फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी गुलबर्गा को जाइए। गुलबर्गा में जो उस ख्वाजा बंदा नवाज के जो सज्जादे हैं, मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से 50 साल 55 साल पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था और मुसलमान लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए वो बंडी में, बैल मंडी में पर्दा लगाकर
वो बंडी हर मुस्लिम घर को जाती थी ताकि वो मुस्लिम बच्चियां उसमें बैठकर आकर स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने स्कूल कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मेडिकल कॉलेज कायम किया। ऐसा आपको नेगेटिविटी मत दिखाइए, ये एक है। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको आप मालिक बनाना चाह रहे। अब रहा सवाल तीसरा जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे, हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को। आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। अखिलेश यादव वो नहीं पूछे अभी ने बोले। इंडिया जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करें, उद्धव जी से बात करें। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है। मैं इतना ही कहूंगा, अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए, एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है।